हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू लर्निंग ट्यूब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, ये वर्ब का दूसरा वीडियो है। कल के वीडियो में हम लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ा था कि वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। आज हम उसके आगे वर्ब से संबंधित कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा कल का रिविजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब दो प्रकार की होती है, मेनली दो प्रकार की होती है। एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब में कौन कौन सी थी? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। और इनफाइनाइट वर्ब में कौन कौन सी थी? जिरंड था, इन्फिनेटिव था और पार्टिसिपल था। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है वर्ब का। ठीक है, वर्ब फाइनाइट, इनफाइनाइट, और फाइनाइट होती है ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, और इनफाइनाइट होती है जिरंड। ये सब सारी वर्ब फाइनाइट ही होती हैं, जितनी भी होती हैं फाइनाइट से ही इनफाइनाइट बनती हैं। फाइनाइट वर्ब में हम लोग कुछ ना कुछ लगा देते हैं, टू या ING, तो वो इनफाइनाइट वर्ब बन जाती हैं। ठीक है, कुछ क्लासेस भी डिवाइड की थी, है ना, याद होगा। क्लासेस में ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं उन्हीं को हम लोग कौन सी वर्ब कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये कौन कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब को फर्दर दो प्रकार में डिवाइड किया गया था। एक थी मॉडल ऑक्सिलरी, एक टू बी वाली फॉर्म थी ना, जैसे कि इज MR होती है। ये सब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब एक ही चीज़ होती है। इज MR, वॉज, वर, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इन्हीं को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ये टू बी की फॉर्म भी बोला जाता है इनको। और टू हैव होता है, टू हैव की फॉर्म कौन सी होती है? हैज़, हैव, हैड। और इसके अलावा टू डू की फॉर्म होती है डू, डज, डिड। ये सारी की सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी होती है? मॉडल ऑक्सिलरी होती है जैसे कि कैन, कुड, वुड, माइट, ये सारी की सारी। ठीक है ना, इनको मॉडल बोलते हैं। इनके बारे में एक अलग ही वीडियो बना के इनके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक, तो ये था कल का बेसिक स्ट्रक्चर की वर्ब क्या है और कितने प्रकार की होती हैं। आज हम वर्ब्स के कुछ रूल पढ़ेंगे कि इनका सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं। ठीक, चलिए पहला देखते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सा रूल है, सोचा डाल दिया जाए कि बिल्कुल बेस तैयार हो जाएगा। पहला रूल क्या होता है? इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एक्सेप्ट दे, देन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। देखिए, 3 पर्सन पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़े थे ना हम लोगों ने प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है? आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड होता है यू, और थर्ड बाकी सब ही, शी, इट, दे, बाकी सारे सिंगुलर नंबर थर्ड में आते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, एक्सेप्ट दे को छोड़कर, देखो दे नहीं होना चाहिए, उसका मतलब है कि सारे सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, सब सिंगुलर। अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। अब सिंगुलर के लिए वर्ब्स कैसे यूज़ करते हैं? जो हम लोग का वर्ब होता है, जैसे मान लो प्ले एक वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब में हम लोग इसमें एस या ईएस लगा देते हैं, तब पता चलता है कि वर्ब सिंगुलर पर्सन के लिए प्रयोग की जा रही है। तो इसमें देखिए, ही प्लेज टेनिस, यहाँ पे ही क्या है? थर्ड पर्सन है, इसीलिए प्लेज लग गया। शिवा किसी का नाम है, ये भी थर्ड पर्सन, तो राइट्स लग गया। रागिनी इज, यहाँ पे इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ये भी वर्ब है, मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब, तो इज लग गया। इज थर्ड पर्सन के साथ लगती है, MI के साथ लगता है, RU के साथ लगता है। ठीक है, अब अगला देखिए, सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड, इफ द सब्जेक्ट इज फर्स्ट और सेकेंड पर्सन एंड दे और एनी प्लूरल नंबर, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। अब ये उसके अलावा है कि उसके अलावा, जैसे वो तो था सिंगुलर नंबर या थर्ड पर्सन हो अगर वर्ब दे को छोड़कर, उसके अलावा फर्स्ट पर्सन हो, IV हो, सेकेंड पर्सन हो, यू हो, और उसके अलावा दे हो, और या फिर प्लूरल कोई भी 2-3 लोग इकट्ठे सब्जेक्ट हों एंड वेंड लगा के, तब फिर हमारी वर्ब प्लूरल हो जाती है। प्लूरल का मतलब फिर हम उसके साथ एस या ES नहीं लगाते। देखो, आई फर्स्ट पर्सन है ना, आई प्ले फुटबॉल, अब इसके साथ एस या ES नहीं लगा। इसी तरह दे राइट लेटर, इमरान एंड यश आर फ्रेंड्स, अब यहाँ आर आ गया। ठीक, ये तो थे दो बेसिक रूल्स। अब अगला देखते हैं। द वर्ब्स यूज्ड विद वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, एनीवन, नन, एनीबडी, समबडी, समवन, नो वन आर सिंगुलर। ये जितने भी शब्द है ना, नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, इन सब के आगे जो वर्ब होती है वो सिंगुलर लगती है। देखिए, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि ये सब सिंगुलर, क्योंकि ये हमेशा एक ही इंसान की बात कर रहा होता है, इसलिए इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर ही लगेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रक्चर कैसा है सेंटेंस का। देखिए, आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स आर डॉक्टर, ये इनकरेक्ट है। क्यों? यहाँ पे गर्ल्स देख के आर लगा दिया, पर नहीं, यहाँ पे कहने का सेंस है कि 2 लड़कियों में से कोई एक लड़की डॉक्टर है। तो यहाँ भले ही प्लूरल चीज़ दिख रही हो हमें, पर जो वो कहना चाह रहा है वो एक ही बात है, इसलिए आइदर के साथ इज लगेगा। आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज डॉक्टर। ये गर्ल्स देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आइदर देख के ही वर्ब लगाना है, और क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। अगला देखिए, ईच ऑफ द प्लेयर्स आर डेडिकेटेड, प्रत्येक प्लेयर डेडिकेट है, लेकिन हर प्लेयर में से एक, ईच का मतलब ये होता है, तो यहाँ पर भी आर नहीं आएगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स इज डेडिकेटेड, क्योंकि सिंगुलर वर्ब लगनी है। ठीक, तो ये सारे वर्ड अच्छे से, वर्ब जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, एनीवन, नो वन। इसी तरह समबडी इज डूइंग दिस, समबडी के साथ आर नहीं लगेगा। ठीक, तो ये सारे याद रख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल, हाँ, ये समबडी का ये एक एग्जाम्पल है। समबडी वर डांसिंग वेरी वेल इन द पार्टी, पार्टी में कोई था जो बहुत अच्छा डांस कर रहा था, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा। समबडी वॉज डांसिंग वेरी वेल इन द पार्टी। ठीक, चलिए अब अगला रूल देखते हैं। When 2 or more subjects are joined, either, not only but also, either or, neither nor, none but, मतलब इनके साथ जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं इन शब्दों के साथ, तो वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जब 2 सब्जेक्ट इन शब्दों के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर
और नन बट, देखिए 3 ही हैं, ठीक, और ये और 4 हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, नन बट या और। इनके द्वारा जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट, मतलब कि वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट पड़ता है वो उसके हिसाब से होती है। जैसे कि देखिए आई और शी आर टू बी पनिश्ड, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक तो आई और शी, दो सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे आर लगा दिया। अब वर्ब जब वो बोल रहा है नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो वर्ब यहाँ पे आ रही है आर, तो इसके नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है, शी है ना इसके नियरेस्ट, तो शी के अकॉर्डिंग वर्ब लगनी है। तो शी के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, इज। आर तो लगेगी नहीं क्योंकि आर तो आई के प्लूरल के साथ लगती है। तो आई और शी इज टू बी पनिश्ड, क्योंकि ये और से जुड़ रहा है, और यहाँ पे 4 जो फ्रेज दिए हैं उनमें और दिया गया है, ये देखिए और दिया है ना, इसलिए दो सब्जेक्ट जब और से जुड़े हैं तो जो वर्ब होगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ये और एग्जांपल्स हैं, इनको देख लीजिए। देखिए नन बट भी था, नन बट द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द इवेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ इवेंट। इसका कहने का मतलब है कि कोई और नहीं, इवेंट के जो फेलियर का जो रिस्पॉन्सिबल है वो कोई और नहीं, ऑर्गेनाइजर्स ही हैं, नन बट द ऑर्गेनाइजर्स। तो देखिए इसमें जो है ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द इवेंट, वर्ब कहाँ आ रही है, इज, इसके पास कौन सा सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है ना, इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा, ऑर्गेनाइजर्स। अब ऑर्गेनाइजर्स एक प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने इज लगा दिया, इसलिए ये हो गया गलत। इसका सही क्या होगा फॉर्म, नन बट द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द इवेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द इवेंट, ठीक है। तो नन बट से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स के अकॉर्डिंग लगेगी, ऑर्गेनाइजर्स प्लूरल है इसलिए आर वर्ब लगेगी। एक और एग्जांपल है नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर वर लाफिंग। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने वर लगाया, केवल स्टूडेंट्स ही नहीं टीचर भी हंस रहा था, ठीक। अब देखिए वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, टीचर के आगे एस तो लगा नहीं है ना, टीचर सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये वर्ब कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये गलत है। इसका सही फॉर्म है नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर वॉज लाफिंग, क्योंकि टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी तो वॉज लगेगी, ना कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए अगला रूल देखते हैं। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन द वर्ब यूजेस विल बी द सिंगुलर। अगर दो सिंगुलर नाउन हैं लेकिन वो किसी एक पर्सन की ही बात कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी। देखिए कैसे, द एक्टर एंड ओनर ऑफ द कंपनी आर ऑन अ विजिट। एक्टर एंड ओनर, ये दो अलग अलग लोग नहीं, एक ही पर्सन की बात हो रही है जो एक्टर भी है और कंपनी का ओनर भी है, तो इसलिए आर क्यों लगेगा भाई, जब एक ही पर्सन की बात हो रही है तो इज लगेगा ना, आर तो लगेगा नहीं, एक से अधिक होता है तब आर लगता है। तो इसका सही क्या होगा, द एक्टर एंड ओनर ऑफ द कंपनी इज ऑन अ विजिट, इज लगेगा यहाँ, ठीक है, आर नहीं लगेगा। अब ये हम लोग पहचाने कैसे कि एक ही की बात कर रहा है कि दो की बात कर रहा है। देखिए हम लोग ये आर्टिकल से पहचानते हैं, ये आर्टिकल होता है ना द, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द, इनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब एक ही के साथ आर्टिकल लगा, देखिए द एक्टर एंड ओनर के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा ना, इसका मतलब ये एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसे होता द एक्टर एंड द ओनर, कुछ लोग इसे दी पढ़ते हैं, व्हाट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, द एक्टर एंड द ओनर, अगर इसके साथ भी द लगा होता तो इसका मतलब कि वो दो लोगों की बात कर रहा है, एक तो एक्टर अलग है और एक ओनर अलग है, तब यहाँ पे आर सही होता। तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका हम लोग आर्टिकल देखेंगे। अगर एक ही के साथ आर्टिकल लगा है इसका मतलब कि एक ही पर्सन की बात हो रही है, एक्टर और ओनर एक ही पर्सन है। अगर दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगा है इसका मतलब दोनों अलग अलग पर्सन है, ठीक। अगला देखिए, टू और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाई एज वेल एज लाइक अनलाइक टुगेदर विद अलॉन्ग विद बट एक्सेप्ट नथिंग विद नो लेस देन द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब पिछले जो हमने 4 फ्रेजेस पढ़े थे ना, उसमें वर्ब होती थी वो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होती थी, वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट था उसके हिसाब से वर्ब लगती थी। लेकिन इन फ्रेज के द्वारा जो दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे, अगर ये जितने भी दिए हैं, 1 सेकेंड, इनके द्वारा जो भी जुड़ेगी, दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो उसमें वर्ब लगेगी आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या नियरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट एज वेल एज हिज पेरेंट्स वर इन्वाइटेड टू द फंक्शन। अब ये एज वेल एज के द्वारा जुड़ा है ना सेंटेंस, दो सब्जेक्ट है। कौन कौन से सब्जेक्ट है देखिए इसमें 2 सब्जेक्ट है, एक तो स्टूडेंट है जो कि सिंगुलर है, एक स्टूडेंट है, एंड हिज पेरेंट्स तो 2 होते हैं, माता और पिता, तो 2 हो गए हैं। अब वर्ब लगा दी इन्होंने पेरेंट्स के हिसाब से, पर ये हो गया गलत क्योंकि 2 सब्जेक्ट स्टूडेंट और पेरेंट्स एज वेल एज के साथ जुड़े हैं, एज वेल एज के साथ जुड़े हैं ना, इसलिए जो वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। अब इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है ना फर्स्ट सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब आएगी वॉज। स्टूडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ना कि प्लूरल आएगी। तो ये इसका एक ही उपाय है, ज़्यादा नहीं है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे कि एज वेल एज, लाइक अनलाइक, टुगेदर विद, ये जितने भी हैं ये आपको मेमोराइज ही करने पड़ेंगे कि इनके द्वारा जब 2 सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और पिछले में जो पढ़े थे जो 4, उनसे जब 2 सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के पास के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक। अगला रूल देखिए, द फ्रेजेस मैनी ए एंड लिख दिया, एक तो टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो रही है, एंड नहीं है एन है, ठीक, इसको एन पढ़िएगा। मैनी ए या मैनी एन, मोर देन 1, ये जो 2 फ्रेजेस हैं, शुड बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। मैनी ए एक फ्रेज होता है, ये यूज़ होता है कई बार
लेकिन इसको सिंगुलरली, मैनी का मतलब तो बहुत होता है, लेकिन जहाँ पर मैनी के साथ ए लग जाता है या एन, जो भी हो, जो भी वहाँ सुटेबल होगा, वो सिंगुलर की तरह ही ट्रीट होता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैनी ए ब्राइड हैव बीन बर्न्ड अलाइव फॉर डाउरी, दहेज के लिए बहुत सारी ब्राइड को जिंदा जला दिया गया, लेकिन यहाँ पे मैनी ए लगा है, मैनी के साथ ए लगा है ना, तो यहाँ पे हैव बीन नहीं आएगा, हैज़ बीन आएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब दिए, यहाँ पे बोल रहे हैं ना सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो और इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, मैनी ए ब्राइड हैज़ बीन, ब्राइड जो ये नाउन है ये भी सिंगुलर आएगा, उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आएगी, मैनी ए मैनी एन, उसके अलावा मोर देन वन, ये जो है ये भी अगर लगा हो सेंटेंस में तो वहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आइए। 2 हैं, याद करना बहुत सरल है, जब भी एग्जाम में है। मैनी ए का वाला क्वेश्चन बहुत आता है, एसएससी में तो बहुत ही आता था। तो मैनी ए से जब सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसके साथ नाउन प्लस वर्ब दोनों सिंगुलर ही आएगी, मैनी से कंफ्यूज नहीं होना। अब अगला रूल देखिए, व्हेन ए प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस, सम टाइम पीरियड एज अ होल, द वर्ब इज जनरली सिंगुलर। देखिए रूल बहुत बड़े बड़े हैं, उसके अंदर घुसना नहीं, वो हम आपको समझा देंगे। जब कोई नाउन जब क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस को डिनोट कर रहा हो एज ए होल, तब उसको सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, 100 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 100 वैसे तो 100 किलोमीटर है, तो इसे तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको एज अ होल दिखाया जा रहा है, इसलिए इसके साथ आर नहीं आएगा, इसके साथ आएगा इज़। 100 किलोमीटर्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, आर नहीं आएगा। इसी तरह 2 लाख रुपीज़ आर अ लार्ज अमाउंट, नो, 2 लाख रुपीज़ इज़ ए लार्ज अमाउंट। अब ये हम समझेंगे कैसे कि कहाँ पे आर लगाना है, कहाँ पे इज़ लगाना है। देखिए सिंपल सा फंडा है, जब भी ये आएंगे ना किलोमीटर्स या रुपए, तो उनके आगे कहीं ना कहीं ये वर्ड्स जरूर दिए होंगे, क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस। अगर दूरी है, अगर उसको आगे डिस्टेंस दिया है कि 400 किलोमीटर्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस जरूर दिया होगा दूर। तो जब ये दिया हो अमाउंट, डिस्टेंस, इस टाइप के सेंटेंस आगे लगे हों तो आप इसका सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। इसको समझने का यही तरीका है। अगला देखिए, लास्ट है यूज़ ऑफ वैरायटी और प्लेंटी। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, वैरायटी और प्लेंटी, इनका यूज़ कैसे होता है? इनका यूज़ दोनों तरीके से होता है। देखिए वो समझना है हमें, कैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर केप्ट एट द जू। यहाँ पे ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, एनिमल्स बहुत सारे जानवरों की वैरायटी है, कहाँ पर? जू में। तो एनिमल्स है ना, ये प्लूरल, इसलिए यहाँ पे वर्ब आ गई आर। ठीक, अब अगला देखिए, ए वैरायटी ऑफ फूड इज़ अवेलेबल इन द होटल। अब फूड क्या है? सिंगुलर था, इसलिए वर्ब भी हमने लगा दी सिंगुलर इज़। कुल मिला के कहने की कोशिश ये है कि जो ये वर्ड्स हैं ए वैरायटी ऑफ या प्लेंटी ऑफ, दोनों तरीके से यूज़ होते हैं, सिंगुलरली भी प्लूरली भी। बस हम लोगों को ये देखना है कि सेंटेंस कैसा है। जैसे इसमें देखिए एनिमल्स था, नाउन प्लूरल था तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल आ गई। इसमें फूड सिंगुलर था इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आ गई। तो वैरायटी को सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी यूज़ करते हैं। इसी तरह प्लेंटी ऑफ मिल्क इज़ अवेलेबल इन इंडिया। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो मिल्क सिंगुलर है तो इज़ यहाँ आ गया। अब देयर आर प्लेंटी ऑफ हर्ब्स इन द गार्डन। अब हर्ब्स ये प्लूरल है तो आर लग गया। ठीक है, तो मतलब यह प्लेंटी और इस तरीके के और वर्ड्स भी हैं। देखिए रेस्ट ऑफ, डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, एटसेट्रा, इन सब का यूज़ ऐसे ही होता है। हमें नाउन देखना है, नाउन या प्रोनाउन जो भी यूज़ है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। देखिए एग्जाम्पल, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर प्लेइंग। अब यहाँ पे ए लॉट ऑफ लगाए, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए वर्ब आ गई वर। अब यहाँ देखिए ए लॉट ऑफ वर्क सिंगुलर है तो इसलिए इज़ सिंगुलर वर्ब आ गई। ए लॉट ऑफ वर्क इज़ येट टू बी डन। ये सारे वर्ड्स इसी तरह यूज़ होते हैं। तो ये थे कुछ रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स वर्ब को समझने के लिए। वर्ब के बहुत सारे रूल्स हैं, एक और वीडियो अगर हो पाया तो रूल्स का बना देंगे। उसके अलावा वर्ब की फॉर्म्स भी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं, तो उनका भी एक वीडियो आएगा आपके लिए। बस थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बाकी अगर वर्ब समझ ली तो काफ़ी हद तक इंग्लिश ग्रामर समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसका आगे चल के टेंस वाइज हर जगह बहुत यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा कोई इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होती कि कोई आपको छोटी सी ट्रिक बता देगा, वो सब लोग क्लेम करते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जितनी सेल्फ स्टडी करोगे, जितनी चीज़ों को पढ़ोगे, उतना ही आपको आएगी, और जब आएगी तो कॉन्फिडेंस आएगा और फिर एग्जाम बढ़िया होगा। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।